स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एक और नया मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। मॉडल पेपर 2026 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के जरिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पेपर पैटर्न हूबहू ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सीधा आ जाते हैं हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। तो किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश के रूप में, पूंजीवादी देश के रूप में, या फिर विकासशील, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जो दूसरी दुनिया के लोग हैं ये जाने जाते हैं समाजवादी देश के रूप में। तो उसमें पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसे अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो खुले द्वार की जो नीति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस या फिर चीन। इसमें सही जवाब का हो जाएगा चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक मोरारजी देसाई, मेनू मशानी, अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, KN राज या फिर JC कुमारप्पा। तो इसमें सही जवाब आपका होगा इसमें वर्गीज कुरियन को जो है भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, ब्राजील में या फिर भारत में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए। छठवां कह रहा है कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ये लगाया गया था आपातकाल? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 856 या अनुच्छेद 352। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। अगला यहाँ पे मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? महिला आरक्षण से, धार्मिक आरक्षण से, SC ST आरक्षण से या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। तो इसमें जो मंडल आयोग का संबंध है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015, 2016, 2019 या फिर 2017 में। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 2015 में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बनाया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि कह रहा है कि भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 में, जून 1975 में, जनवरी 1974 में या फिर अगस्त 1979 में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा मई 1974 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, यस निजलिंगप्पा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका के कामराज हो जाएगा। ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अति लघु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल सरल शब्दों में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम लिखिए, वैश्वीकरण का एक कारण लिखिए, मणिपुर की एक समस्या लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इसको कैसे सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा? तो इसका प्रमुख जो परिणाम रहा वो शीत युद्ध का समाप्ति और अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति यानी एक ध्रुवीय विश्व में रूप में उभरना, ये इसका परिणाम रहा। शीत युद्ध की समाप्ति इसमें और अमेरिका का सबसे बड़ा महाशक्ति बनना, ये इसका परिणाम निकल कर आता है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे है कि वैश्वीकरण का एक कारण बताइए। वैश्वीकरण का कोई एक कारण आपको बताना है, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आइए जानते हैं। प्रौद्योगिकी और संचार, प्रौद्योगिकी और संचार में
हुई प्रगति वैश्वीकरण का मुख्य कारण माना जाता है, जिसने दुनिया के देशों को बीच में एक दूरी जो है वो कम कर दी है। इन्हें जो टेक्नोलॉजी है, जो संचार कम्युनिकेशन है, इस दोनों के द्वारा जो है पूरे के पूरे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इसका जो है प्रमुख कारण हो जाएगा। अगला है कि मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो मणिपुर की मुख्य समस्या इसमें जातीय संघर्ष माना जाता है। मणिपुर की मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है और उग्रवाद है, जिसमें मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आपसी मतभेद शामिल हैं। ये दो समुदाय के लोग हैं जिनके बीच में मतभेद है और उसी को लेकर संघर्ष जो है वो कहीं दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसकी जो मुख्यालय है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला यहाँ पे है रियो सम्मेलन का परिणाम क्या रहा। रियो सम्मेलन परिणाम में देखिए इसमें लिखेंगे, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक रणनीति बनाएगी। तो इसका परिणाम ये रहा कि एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 का मतलब 21वीं शताब्दी में जो है हमें कैसे क्या करना है उस प्रकार से रणनीति बनाएगी और सतत विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति जो है मंत्री रहे। इन्होंने एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान का कड़ा विरोध किया था। ठीक है, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान का कड़ा विरोध किया था। आगे है शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम क्या था। तो शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम आवामी लीग था। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, आवामी लीग था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, दल बदल से क्या आशय है। दल बदल का मतलब क्या होता है। तो जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर उसे छोड़ देता है और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। या चुनाव नहीं जीतता है फिर भी छोड़ देता है तो उसे हम दल बदल कहते हैं। मतलब एक पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाना उसे दल बदल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान में इसमें लिखेंगे 1944 में भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों का समूह ने देश के आर्थिक विकास के लिए संयुक्त प्रस्ताव जो है तैयार किया था। 8 बड़े उद्योगपतियों ने क्या किया था, एक समूह बनाकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें सरकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप और निवेश की सलाह दी जाती है। 1944 की बात है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका रूस हो जाएगा और 3 जो सदस्य इसमें हैं वो आपके चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन के नाम से जो जाना जाता है वही आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से 3 नाम यहाँ पे है, 2 पूछा गया है, 2 लिख देंगे। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की, जिसमें 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल शब्दों में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुरक्षा से क्या समझते हैं, सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा में लिखेंगे कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरों से आज़ादी है। खतरों से आज़ादी, व्यापक रूप में इसे समझने के लिए 2 पहलू यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है पारंपरिक धारणा, दूसरा है अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में लिखेंगे इसका संबंध सैन्य खतरों से है, जैसे बाहरी आक्रमण, देश की रक्षा करना होता है। सैन्य खतरा मतलब सैनिकों से खतरा, यहाँ पे जो बाहरी देश हैं वो आक्रमण न कर दे, इस प्रकार से सुरक्षा का हो जाएगा। ठीक है, और अपारंपरिक में इसमें ले सकते हैं इसमें केवल सैन्य हमले ही नहीं बल्कि गरीबी, महामारी, मानवाधिकार का उल्लंघन भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी मानवीय अस्तित्व को प्रभावित करने में खतरा भी इसमें शामिल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पारंपरिक धारणा है इसमें मानवीय खतरा होता है और अपारंपरिक में इसमें प्रकृति द्वारा खतरा होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनडीए से आप क्या समझते हैं। एनडीए क्या है। तो एनडीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
अलाउंस। तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में आप पूरा नाम इसका पूरा लिख देंगे। फिर यह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाला एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका स्थापना जो है 1998 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके प्रमुख संस्थापक थे। वर्तमान केंद्र में इसी गठबंधन की सरकार बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि देसी रजवाड़े से आप क्या समझते हैं। तो देसी रजवाड़ा क्या होता है। आज़ादी के समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। जो पहला क्षेत्र होता था ब्रिटिश भारत होता था और दूसरा देसी रजवाड़े हुआ करते थे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि देसी रजवाड़े वे राज्य होते थे जहाँ स्थानीय राजा का शासन होता था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज्य को सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। यानी राजा तो होते थे लेकिन ब्रिटिश का समर्थन करते थे, जो भी नियम कानून होता था वो ब्रिटिश का मानते थे। दूसरा पॉइंट है आज़ादी के समय इनकी संख्या लगभग 565 देसी रियासतें थी और इनके विलय में सरदार पटेल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस की फूट के कारण क्या थे। कांग्रेस में क्यों फूट पड़ी थी इसके बारे में बताना है। तो 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर क्या है, तो इसमें देखिए सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी, ये इसका प्रमुख कारण था। इसमें क्या लिखेंगे कि पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेता जिसे सिंडिकेट कहा गया, इंदिरा गांधी से वर्चस्व की लड़ाई हुई। यानी जो जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है तो आप उनका कहना मानेंगे कि अपने छोटे भाई कहना मानेंगे। तो जवाब होगा जो बुजुर्ग इंसान है, दादा दादी हैं, मम्मी पापा, उनका मानेंगे। तो वही बात यहाँ पे सिंडिकेट में जो वरिष्ठ नेता थे, पुराने नेता थे, उनका जो है उनको दरकिनार करके इंदिरा गांधी का वर्चस्व दिखाई दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये लड़ाई देखने को मिली, मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार से इनके कांग्रेस में फूट पड़ी। अगला है राष्ट्रपति चुनाव 1969 में जब हुआ तो क्या हुआ था इस टाइम पे कि इंदिरा गांधी ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ बीबी गिरी का समर्थन किया था। तो ये भी कहीं न कहीं माना जाता है। अगला है विचारधारा का अंतर। विचारधारा का अंतर में इसमें लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीबी पर्स की समाप्ति जैसे प्रगतिशील कदम उठाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये माना जाता है इसका कारण। प्रीबी पर्स में मतलब कि जो देसी रजवाड़े थे उनको कुछ वेतन भत्ते दिए जाते थे, उसका यूनियन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला यहाँ पे है नीति आयोग का गठन और उद्देश्य बताइए। तो नीति जो आयोग है 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठन किया गया था और इसका उद्देश्य रहा भारत सरकार की रणनीतिक और तकनीकी सलाह के रूप में इसे काम करना। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे 2 पॉइंट और ले सकते हैं। सफलता के बारे में थोड़ा सा ले सकते हैं कि यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में सफल रहा है, जहाँ केंद्र राज्य मिलकर विकास की योजना बनाते हैं। यह बॉटम अप यानी अप्रोच नीचे से ऊपर की ओर आधारित काम करता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य में यहाँ पे ले सकते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य, कुछ मुख्य उद्देश्य है जैसे कि पहला यूरोपीय देश का साझा विदेश और सुरक्षा नीति बनाना ताकि जैसे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्ध भविष्य में ना हो सके। दूसरा है यहाँ पे एक समान मुद्रा यानी यूरो साझा बाजार करना, सभी जगह पे यूरोप में यूरो डॉलर यानी जैसे डॉलर चलता है वैसे मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीमा नियंत्रणों को समाप्त करना और नागरिकों को मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना यूरोपीय संघ का काम होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह कि क्या अमेरिका इसमें सफल रहा है। इसमें लिखेंगे कि क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थापना यूरोपीय देश ने की थी, अमेरिका ने नहीं किया है। हालांकि अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की यूरोप पुनर्गठन की मदद की थी ताकि साम्यवाद की जो है उसको रोका जा सके। यदि संदर्भ मार्शल योजना का है तो अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल रहा है क्योंकि पश्चिमी यूरोप आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और वहाँ लोकतंत्र बना हुआ है। तो इसके बारे में इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय सेकंड जिसके लिए आपको 6 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। पर्यावरण बोध क्यों आवश्यक है। पर्यावरण बोध क्यों आवश्यक है तो पहले आप जानेंगे पर्यावरण बोध का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण के लिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो गया है, यहाँ रहेगा पर्यावरण के लिए। ठीक है, पर्यावरण के
लिए, ये पूरा सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए जो है जागरूकता करना, ये जो है पर्यावरण बोध कहलाता है, यानी पर्यावरण संबंधित जानकारी प्रदान करना पर्यावरण बोध कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या आवश्यक है, तो उसमें देखिए जरूरी क्यों है, पर्यावरण के बारे में जानकारी देना क्यों जरूरी है, जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जरूरी है, इसीलिए इसकी जानकारी भी जरूरी है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं। जैव विविधता को बचाने के लिए, भावी पीढ़ियों की सुरक्षित बचाने के लिए, इस प्रकार से जो है आप कुछ पॉइंट है इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता, जो अस्थायी सदस्य हैं उसके दावे के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी भारत एक अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसके पक्ष में मतलब क्या तर्क दिया है भारत ने, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में जो तर्क है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। अगला है, विश्व की बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी भारत करता है। विकासशील देशों की आवाज उठाने वाला देश भारत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देने वाला देश भारत है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे तर्क दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण एशिया क्या है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर जब आप इसका दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के रिकॉर्ड बताएंगे तो 4 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखिए दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का वह भाग है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में कुल ये देश आते हैं। इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अब दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे भारत में लोकतंत्र सफल रहा है और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। पाकिस्तान में बार बार सैन्य शासन रहा और वहां पे लोकतंत्र असफल हो जाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र अस्थिर रहता है, कभी नहीं रहता है। श्रीलंका, नेपाल में लोकतंत्र उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे बड़ा यहाँ पे लोकतांत्रिक देश होने के कारण में यहाँ पे देखा जाए भारत लोकतंत्र में सफल रहा है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुट निरपेक्षता की नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है। गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई गुट है यानी समूह है, ठीक है, कोई गुट है यानी कोई समूह है, इस समूह में शामिल ना होकर उस समूह से दूरी बना लेना और अपने आप में एक स्वतंत्र रूप में देखना, ये गुट निरपेक्षता कहलाता है। भारत ऐसा करता है, किसी जल्दी गुट में शामिल ना होकर अपने आप में स्वतंत्र होकर काम करना और जो है उनको सहयोग करना, गुट में शामिल ना होकर सहयोग करना, ये जो है गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे किसी भी सैन्य गुट से दूरी बनाना। तो भारत क्या करता है, किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाना है, यानी शांतिपूर्ण उनके साथ सहयोग में काम करना है लेकिन गुट में शामिल नहीं होना है। अगला है साम्राज्यवाद का विरोध करना है, यानी कोई कब्जा करता है, जैसे चाइना है, चाइना कब्जा करना शुरू कर देता है तो इससे क्या करता है, ये जो है इसका विरोध करता है। नेक्स्ट है सभी देशों से मित्रता की भावना बनाए रखना, ये भारत का काम होता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करना, ये भारत करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट है भारत के पक्ष में, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला इसके बाद विस्तृत प्रश्न आते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता के पश्चात भारत को जो चुनौतियाँ दी गई थी वो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, उनमें से 2 चुनौतियों को समाधान और उपाय उसके बारे में लिखिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा करके जो है ये वाला प्रश्न आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 32 में से दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो आइए इसका फटाफट उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी, तो उसमें लिखेंगे भारत को 1947 के बाद कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी जब देश आज़ाद हुआ तब भी कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिली थी। क्या क्या समस्याएं थी, जैसे राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, राष्ट्र को एक में बांधने की चुनौती, देश का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक दंगे हुए और रियासत जो है उनका विलय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। फिर लोकतंत्र की स्थापना की गई, लोकतंत्र में जनता को मतदान देने का अधिकार दिया गया और संविधान लागू किया गया, तो ये भी एक प्रकार से चुनौती थी। नेक्स्ट आर्थिक विकास, गरीबी इतनी ज़्यादा थी, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब भारत पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, तो उसको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता, जातिवाद, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, ये बहुत चरम सीमा पे था, तो ये कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं इस प्रकार से।
फिर इसके बाद जो है इसमें किन्हीं दो चुनौती को समस्या का उपाय, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता में यानी रियासतों का एकीकरण किया गया और मजबूत केंद्र सरकार बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद लोकतंत्र जब स्थापना किया गया तो संविधान बनाया गया और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए गए। तो इस प्रकार से इसका समाधान हो जाएगा। अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया था जैसे टिकाऊ विकास के बारे में, उसमें लिखेंगे टिकाऊ विकास यानी इसे सतत विकास भी कहते हैं। ठीक है, सतत विकास भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर रिपीट घुमा दे कि सतत विकास क्या है तब भी आंसर यही होगा। इसमें लिखेंगे टिकाऊ विकास वह विकास सच में वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को जो है कोई असर ना पड़े। यानी मान लीजिए ये आपकी पीढ़ी है, आप किसी भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और आपकी आने वाली भी संसाधन का उपयोग कर ले उसी संसाधन का, तो उसे हम सतत विकास या टिकाऊ विकास मतलब कह सकते हैं। ठीक है, अगला है टिकाऊ विकास कैसे जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो आपको आप पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना, ये किया गया। नवीकरणीय योजना का जो है ऊर्जा का प्रयोग करना। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने का मतलब होता है कि ऐसी ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इन सब का। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखना है, प्रदूषण को नियंत्रण बनाए रखना है। अगर ये सब होता है तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम बचाकर रख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने के नीति आयोग की संरचना, उद्देश्य और कार्य बताइए। तो इसको 3 तरीके से लिखेंगे। पहले इसके बारे में हम लिखेंगे संरचना क्या है। तो देखिए पहले संरचना में अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर इसके बाद जो है कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, राज्य के राज्य मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके वो संरचना हो जाएगी। और फिर इसके बाद उद्देश्य क्या है इसमें, इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना और नीति निर्माण में सुधार लाना। तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसमें कार्य क्या है, तो कार्य में लिख सकते हैं कि विकास योजनाओं पर सलाह देना, राज्यों के मार्गदर्शन करना, नीति का मूल्यांकन करना, नियम का जो मूल्यांकन होता है उस प्रकार से काम करना। ठीक है, आगे यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की क्या चुनौतियां थी। तो लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ, देखिए अशिक्षा और गरीबी देखने को ज़्यादा मिली थी, जनता में राजनीतिक जागरूकता की जो है वो कमी देखने को मिली क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता में मतलब ये है कि जाति, धर्म, भाषा, अन्य आधारों पर भिन्नता दिखाई देती थी। हर राज्य में अपनी अलग भाषा थी, अपनी अपनी अलग जाति थी, धर्म था। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है राजनीतिक अनुभव की कमी। राजनीतिक अनुभव की कमी, राजा कोई था नहीं, यानी शासन कोई चलाता नहीं था, तो नया नया शासन बनाना था। तो लोकतांत्रिक शासन के पूर्व जो अनुभव था उसी के आधार पर काम करते थे, तो वो भी काफ़ी बड़ी चुनौती मानी जाती थी। सांप्रदायिक तनाव हुए थे, विभाजन के बाद दंगे हुई, अस्थिरता बहुत उत्पन्न हुई। तो कुछ इस प्रकार से जो है कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन भी देखने को मिलता है, विकास के अभाव में लोकतंत्र को मजबूत करना ये सबसे कठिन काम माना गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। और पूरा पेपर मैंने आपको हल करके बताया है, आप इस पूरे पेपर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।